हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने स्पिन ओनली फार्मूला की बात करी थी कि किस किस तरीके से जो स्पिन है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है, जो चुंबकीय आघूर्ण है, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है और किस किस तरीके से उसका फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका चुंबकीय आघूर्ण में कक्षीय आघूर्ण का योगदान। तो देखो बात वही है कि मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण किसको बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट को, और कक्षीय आघूर्ण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को। ठीक है, कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन होता है किसके अंदर? चुंबकीय आघूर्ण के अंदर। तो हम देखा था हमने पीछा कि जब एल है, जो कक्षीय होते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उनका क्या हो जाता है? उनका क्वेंचिंग हो जाती है। मतलब वो एक स्पेसिफिक रोटेशन के बाद वो जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो दूसरे ऑर्बिटल्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अगर वो चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है, जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, उसको हम क्या मान लेते हैं? बिल्कुल नगण्य मान लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारा जो म्यू है वो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एस के ऊपर, स्पिन के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि बाकी का जो चैप्टर है ना वो सेम है। मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं जितना पीछे बता के आई हूँ मैं वही है सेम। ठीक है, आप देख लो कि यहाँ पर प्रथम संक्रमण श्रृंखला के तत्वों के प्रयोगों द्वारा प्राप्त चुंबकीय आघूर्ण के मान मात्र चक्रण चुंबकीय आघूर्ण से काफ़ी मिलते हैं। किससे मिलते हैं? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से काफ़ी मिलते हैं, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण से काफ़ी मिलते हैं। जैसा कि हम पूर्व में भी स्पष्ट कर चुके हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण उसके चक्रण और उसके कक्षीय आघूर्ण के कारण होता है कि या तो कोई इलेक्ट्रॉन क्या करे, अपने अक्ष पर मूव करे, या फिर उसकी अक्ष पर जब वो मूव कर रहा है तो उसकी जो स्पिन हो वो कितनी हो, या तो प्लस हाफ में हो या माइनस हाफ में हो, तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किसी एक इलेक्ट्रॉन के कारण जब उसका हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लेते हैं तो उससे जब सूत्र निकालते हैं तो ये निकलता है म्यू एल इज इक्वल टू एल एल प्लस 1 का अंडर रूट। यहाँ पर एल क्या है? एजीमुथल क्वांटम संख्या है। ठीक है, अब उसके बाद जब देखो कि यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, और कहाँ तक हो सकती है? n की वैल्यू, मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू है वो 1 2 3 से लेकर n तक हो सकती है। एजीमुथल क्वांटम संख्या l जो 0 1 2 3 हो सकती है कि l की वैल्यू कब होगी? किसके लिए? d ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है ना। क्योंकि जब हम सिंपल तरीके से अगर देखते हैं तो देखो कि l की वैल्यू जब 0 होती है तो क्या मानते हैं? s, और 1 होती है तो p, और 2 होती है तो d, 3 होती है तो भाई f। ठीक है, इस तरीके से मानते हैं। तो देखो यहाँ पर l की वैल्यू अगर मैं 0 मानती हूँ तो s होगा, ये देखो ये दिखा रखा। अगर p की वैल्यू एल की वैल्यू 1 होता है तो p होगा, एल की वैल्यू अगर 2 है तो d होगा, और एल की वैल्यू 3 है तो f होगा। ठीक है, एल का मान क्रम से 0 1 2 3 होने पर उससे संबंधित इलेक्ट्रॉन को एस पी डी एफ इलेक्ट्रॉन से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जो चुंबकीय क्वांटम संख्या m होती है वो कहाँ से? s के लिए तो 0 ही होगी। p के लिए हम कैसे मानते हैं? देखो कि l की वैल्यू अगर 1 है, p के लिए तो m की वैल्यू भी क्या होगी? 0 ही होगी। और अगर p के लिए मैं मानूँ तो m की वैल्यू कहाँ से होगी? -1 0 +1। और d के लिए अगर मैं देखूँ तो d में 5 ऑर्बिटल, 5 बक्से होते हैं, किस किस के? ठीक है, +2 +1 0 -1 एंड -2। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं। तो ये m क्या है हमारा? यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या के मान +½ और -½ हो सकते हैं। यहाँ तो हो गई n की वैल्यू कि n की वैल्यू हम क्या रखें? 1 2 3, और कहाँ तक चल सकते हैं? n तक हो सकते हैं। उसके बाद बात आती है हमारे लिए l की वैल्यू की। l ये तो कौन सी हो गई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। ये क्या हो गई? एजीमुथल क्वांटम संख्या। l की 0 1 2 3 वैल्यू हो सकती है। अगर 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d, 3 है तो f। फिर ये हो गई दूसरी। ठीक है, और तीसरी क्या हो गई? m की वैल्यू की। m की वैल्यू अगर s के लिए 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी? 0 ही होगी। और अगर p की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू क्या होगी? +l से लेकर और -l तक, मतलब उसमें 3 बक्से बनेंगे, +1 के, 0 के और -1।
ठीक है। डी के लिए ऐसे ही अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो 5 बक्से बनेंगे, ऐसे ही एफ़ के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 7 बनेंगे। इसीलिए हम बोल सकते हैं एक बक्से में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 0 एस में 0 है, 0 मतलब एक ही बक्सा बनेगा इसमें, तो एक ही बक्सा बनेगा तो इसका मतलब इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें 3 है तो इसका मतलब 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें 5 बक्से हैं तो इसका मतलब 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें 7 बक्से हैं, इसका मतलब 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, ठीक है। लास्ट में एक आता है स्पिन क्वांटम नंबर, और जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू तो या तो +½ ही होगी और या कैसी होगी, -½ ही होगी। 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि पाउली के नियम के अनुसार परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। कि अगर पाउली के नियम अनुसार हम इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहें तो उसके लिए जो चारों क्वांटम नंबर हैं वो किसी के लिए भी समान नहीं हो सकती। किसी अनेक इलेक्ट्रॉन वाली परमाणु का सकल कोणीय वेग h/2π की इकाई में L द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। और वो हम कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है और ये सारा मैं नहीं पढ़ के बताऊँगी आपको, ठीक है। अब उसके बाद देखो कि L के प्रत्येक मान के लिए हमेशा एक बहुक एक मल्टीप्लेट होती है जिसकी ऊर्जाएं J के सुसंगत भिन्न होती हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य निम्न प्रकार की क्रियाएं संभव होती हैं कि 2 चक्रणों के मध्य क्रिया कि एक S1 और एक S2 के एक इलेक्ट्रॉन है वो 2 एक्सिस के थ्रू स्पिन कर रहा है, मतलब +1 के थ्रू भी और -½ के थ्रू भी, ठीक है। +½ और -½ 2 ही होती हैं, तो दोनों के मध्य जब आपस में क्रिया होती है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। दूसरा कि दोनों कक्षीय आघूर्णों के मध्य अगर क्रिया हो रही है तो क्या इफेक्ट होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण और दूसरे इलेक्ट्रॉन के कक्षीय, मतलब एक तो S1 और L2, ठीक है, और एक S1 और L1 के बीच हो रहा है, दोनों अपोजिट हो जाएंगे, मतलब एक S1 S2 L1 L2 के बीच यहाँ क्या कर दोगे S1 L2 और S1 L1 और S1 L2 S2 L1, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण और दूसरे इलेक्ट्रॉन के कक्षीय आघूर्ण S1 L2 के मध्य। अब ये क्या क्या होते हैं, मतलब ये आपस में कैसे मिक्सअप होते हैं। अब ये मिक्सअप होने के बाद टोटल जब हम J की वैल्यू निकालते हैं तो J की वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं कि L + S का युग्मन हो जाता है, और L + S का जैसे ही युग्मन होगा तो हम उसको क्या मानते हैं, LS युग्मन कहते हैं, ठीक है। देखो ये LS युग्मन की स्थिति आ गई कि यहाँ पर जब ये सारे आपस में दोनों कंबाइन होते हैं ना तो यहाँ पर एक L और S मतलब दोनों ऑर्बिटल और स्पिन दोनों आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, तो इसको क्या कहते हैं हम, LS युग्मन कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक निकलता है कि जो J की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, L + S के बराबर होती है J की वैल्यू, है ना। J = L + S की दोनों का अगर हम योग कर दें तो J के बराबर वैल्यू हमारी आती है। एक फिर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं कि कोई भी किसी के लिए भी जब हम अगर स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट निकालते हैं तो शायद मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर में कैलकुलेशन करवाई होगी, तो उसके वजह से देखोगे अगर आप तो क्या देखते हैं उसके अंदर कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक जब ग्राउंड स्टेट मैंने कैलकुलेट करवाई थी, अगर नहीं है तो नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊंगी, उसके लिए हम एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी को भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला 2s + 1। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, देखो ये एक ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए जो स्पिन होगी वो कितनी होगी, +½ है, तो 2 × ½ प्लस में 1, तो 2 × 2 1 + 1 = 2, तो उसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। और अगर जैसे किसी की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ये क्या होगा, सिंगलेट होगा। 2 आती है तो हम क्या बोल देंगे, डबलेट होगा। और अगर 3 आती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू तो ऐसे ही चलती है, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, फिर इस तरीके से वो हो सकते हैं अपने आप, ठीक है। फिर देखो फिर से वही फॉर्मूले स्टार्ट हो गए हैं। देखो कि यहाँ पर जब LS युग्मन होता है उसको LS युग्मन कहते हैं। फिर दोबारा से कि μL की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो LL + 1 का √, μS की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो SS + 1, G लगाते, G क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स में जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2SS + 1, तो इसका जो फॉर्मूला निकल कर आएगा म्यू का वो क्या आएगा, 4SS + 1 प्लस में LL + 1 का √। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो कक्षीय
मतलब L की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल्स में क्या होती है, क्वेंचिंग होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही क्वेंचिंग होगी तो L की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, नेगलेक्ट आ गई। तो हम जो ये हमारी म्यू की वैल्यू है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, S के ऊपर डिपेंड करेगी। S की वैल्यू अगर 1/2n रख दूँ तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, n+2 का अंडर रूट। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी चीज़ें याद नहीं रखनी है, बस आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो फिर कक्षीय योगदान का समन, क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की किस किस तरीके से क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल होती है ऑर्बिटल्स के अंदर। तो मैंने ये आपको पहले ही बताया है कि ये dx² - y² था। इसका हमने मैंने बताया था कि एक स्पेशल एंगल पर जब हम उसको स्पेशल रोटेशन देते हैं, 45 डिग्री एंगल पर जब हमने रोटेशन दिया है किसके, zx के प्रति अगर रोटेशन दिया है, तो जो dx² - y² है वो किस में कन्वर्ट हो गया, dxy में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे ही जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे ऑर्बिटल्स में चेंज होते चले जाते हैं, और इन ऑर्बिटल्स का आपस में चेंज होना एक स्पेशल एंगल के थ्रू, एक स्पेशल रोटेशन के थ्रू को ही हम क्या कहते हैं, क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और आपको यहाँ तक करना है और उसके बाद का आपको छोड़ देना है, ये पढ़ लेना। ठीक है, और इसके बाद आपको कोई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो कि क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो आपको यहाँ तक लिख देना है। समझा मैं आपको चुकी हूँ क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक, ये मैंने शायद आपको सेंड भी किया था, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डाटा फॉर 3D मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें क्या कर रखा है कि आयरन की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखा रखी हैं। ये मैंने आपको करवाया है कि म्यू की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, और म्यू की वैल्यू अगर हमारे पास दी हुई हो तो हम n की वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर आप करना चाहो तो आप इनको कर लेना। ठीक है, ये देखो, और उसके बाद आपकी जो यूनिट है सेकंड यूनिट वो ख़त्म हो चुकी है। अगर कोई किसी को कुछ भी डाउट लगता है तो कृपया मेरे से पूछ लेना। ठीक है, और उसके बाद है आपका नेक्स्ट सेकंड यूनिट, हम सेकंड तो कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद मैं आपका स्टार्ट करूँगी फर्स्ट यूनिट। कल बताती हूँ फर्स्ट यूनिट करें या फिर सेकेंड थर्ड जो भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, और सभी अच्छे से पढ़ लेना, इसको वीडियोस देख लेना सारी की सारी। 2 चैप्टर थे इसके, मैंने दोनों के दोनों चैप्टर्स को फिनिश करवा दिया है। ठीक है।